नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ में हजारों करोड़ की विकास की सौगात दी और साथ ही कांग्रेस पर तीखा सियासी प्रहार भी किया। घुसपैठ और वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को लेकर असम की धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष पर देश विरोधी सोच का आरोप लगाया है। इससे जुड़ी हुई पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, साथ ही इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। इधर संसद से पास होकर विकसित भारत जी राम जी कानून बन चुका है। अब ग्रामीण भारत को 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी, जिस पर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। और पड़ोसी बांग्लादेश से बेहद चिंताजनक खबर, हिंदू युवक की नृशंस हत्या पर तस्लीमा नसरीन का तीखा हमला हुआ है। भारत ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। भारत में इस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इन तमाम बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आपको पूरी खबरें विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन की बड़ी सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी सौगात। डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उर्वरक प्लांट की रखी आधारशिला। कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा कांग्रेस ने हमेशा असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का किया विरोध। असम की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। वोट बैंक के लिए असम के जंगल जमीन पर बसाना चाहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, इसलिए कर रहे हैं वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध। विकसित भारत जी राम जी विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अब 125 दिन ग्रामीण रोजगार गारंटी। कांग्रेस ने कानून को बताया गरीब विरोधी, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा एक बार फिर गुमराह करने की हो रही है साजिश। बांग्लादेश की सड़कों पर मचा है कोहराम। तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक की बेरहमी से की गई हत्या के लिए यूनिस सरकार को लगाई लताड़। भारत ने चटगांव वीजा सेंटर किया बंद। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा पर भ्रामक खबरों को किया खारिज। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग में 9 की मौत और 10 लोग घायल। हमलावरों ने मोबाइल फोन सहित कीमती सामान लूटा, तलाश में जुटी पुलिस। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ नामरूप में एक यूरिया कारखाने का भूमि पूजन किया। यह 10,601 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसके बनने के बाद यूरिया उत्पादन क्षमता में 12.7 लाख मीट्रिक टन की सालाना वृद्धि होगी, जो किसानों के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है। देखिए यह रिपोर्ट। डिब्रूगढ़ नामरूप की पहचान खाद कारखाने की वजह से बनी थी और कारखाना बंद होने के साथ ही धूमिल हो गई। एक दौर देश में ऐसा भी रहा जब धीरे धीरे खाद कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन हालात बदले 2014 के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक के साथ खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने की मुहिम शुरू की गई। सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी, रामागुंडम के बाद अब नामरूप कारखाने का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से ये कारखाने कभी बंद हो गए थे। पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का
कोई हल ही नहीं निकाला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। ABFCCL कारखाने की क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। ये करीब 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसान कल्याण भी सुनिश्चित करेगा, साथ ही आने वाले दिनों में देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनेगा। आपने मुझे काम दिया 10-11 साल पहले, तब उत्पादन होता था 225 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं, 70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं, और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील रही है। बीज से लेकर बाजार तक क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि, अनुसंधान, बीमा, यानी किसान कल्याण के लिए कदम कदम पर सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत का गौरवगान करने में भी उतनी ही सजग है। इसी क्रम में उन्होंने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मारक साल 1979 से साल 1985 तक चले असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। स्मारक में शहीद हुए लोगों की प्रतिमा दीर्घा भी है। डिब्रूगढ़ से अजीत और गुवाहाटी से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और असम और पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। इससे पहले झारखंड और बिहार चुनावों में भी घुसपैठिए के मामले पर वे लगातार मुखर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति ही इसकी जड़ में है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तो असम में कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों का समर्थक करार दिया। प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ में घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बरसे। इस बार सियासी निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों की पहचान से कोई सरोकार है ही नहीं और घुसपैठ कांग्रेस ने ही कराई है, इसीलिए उन्हें बचा रही है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। देश में अवैध प्रवास, घुसपैठ सोची समझी रणनीति के तहत जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में बदलाव का बड़ा फैक्टर बन जाना राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक हित के लिए खतरा है। सियासी गलियारे में घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठती है, कार्रवाई भी होती है। बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी रह रहे हैं। संसद में दिए गए आंकड़ों के ही मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती सीमाओं पर ही 23,926 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी 18,851 घुसपैठियों की भारत बांग्लादेश की सीमा पर हुई।
घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गर्म है। सत्ताधारी तृणमूल और भाजपा आमने सामने हैं। इसकी मुख्य वजह है चुनाव आयोग का SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट आने पर 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा वोटर्स को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है। दावा है कि जो वोटर संदिग्ध हैं या जिनका नाम कटा है, इनमें से अधिकांशतः बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को नौदिया जिले की एक रैली में फोन के माध्यम से अपने संबोधन में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि तृणमूल SIR का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसका मकसद घुसपैठियों को बचाना है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। अवैध घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। अवैध प्रवास के मामलों में जो घटनाएं अभी तक दुनिया में कहीं भी सामने आई हैं, उनका अनुभव काफी डरावना रहा है। इसीलिए मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए वोट बैंक और संरक्षणवाद की नीति पीछे छोड़ समाधान की ओर ताकत लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अवैध घुसपैठ बना है बड़ा मुद्दा और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है घुसपैठ पर घमासान, SIR बना युद्ध का मैदान। घुसपैठ पर घमासान, SIR बना युद्ध का मैदान हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे साथ एडवोकेट निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक जाने जाते हैं, तो कांग्रेस की नीतियों के समर्थक हैं, तो कांग्रेस का रुख रखेंगे। एडवोकेट निखिल जैन, बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके साथ हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में आगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि इस चर्चा को शुरू करें एडवोकेट निखिल जैन के साथ में। सीधा सीधा ये कि अगर अवैध घुसपैठ नहीं है या आप लोग कहते हैं कि सारी चीजें ठीक है, तो SIR का विरोध क्यों? नहीं निखिल जी, सबसे पहले तो ये किसी ने नहीं कहा है कि अवैध घुसपैठ नहीं है, अवैध घुसपैठ है। भारत कुल मिलाकर SIR का विरोध क्यों है? ये सवाल संसद के पटल पे मान चुके हैं कि देश में 2 करोड़ से ऊपर अवैध घुसपैठिए कहिए या फिर उनको गैर कानूनी अप्रवासी कहिए, इलीगल इमिग्रेंट कहिए, जो भी कहिए, 2 करोड़ से ज्यादा देश में है। SIR का विरोध इसलिए है क्योंकि SIR से इलीगल इमिग्रेंट्स पे, घुसपैठियों पे, इन पे तो प्रहार हो नहीं रहा, पर देश की गरीब जनता पे हो रहा है। मैं बता देता हूं क्यों। बिहार में इतनी बड़ी SIR की एक्सरसाइज हुई, 69 लाख नाम काटे गए, लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि इसमें से कितने नाम ऐसे कटे हैं जो अवैध घुसपैठिए थे, अवैध नागरिक, मतलब अवैध प्रवासी थे, तो चुनाव आयोग ने 1 का नंबर भी नहीं दिया। बंगाल में भी अभी 58 लाख नाम कटे हैं, उसमें भी 1 का नंबर भी नहीं दिया। लेकिन हो क्या रहा है, जो गरीब देश की जनता है, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, जो अपने कागज BLO तक नहीं पहुंचा पा रहा है या जिन तक BLO नहीं पहुंच पा रहा, उनके नाम कट जा रहे हैं। बिहार में ऐसे बहुत सारे केसेस आए, सुप्रीम कोर्ट में दिखाए गए, मीडिया में दिखाए गए, खोजी पत्रकारिता में सामने निकल के आए। SIR का विरोध इस चलते है, किसी को घुसपैठियों को नागरिकता का हक देने का किसी का यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये जरूर कहती हैं कि जो घुसपैठ करके आ रहा है उनमें से कई सारे जो लोग हैं वो शरणार्थी हैं, चाहे वो म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या हों, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू भाई हों या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू भाई हों। सरकार ने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू भाइयों के लिए, जैन भाइयों के लिए कानून भी बनाया कि इन्हें नागरिक बनाएंगे क्योंकि ये प्रताड़ना सह के आ रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश उनको म्यांमार से जो रोहिंग्या प्रताड़न सह के आ रहे हैं, उनका दर्द नहीं दिख रहा है। ऑल्दो हरदीप सिंह पुरी को तो दिखा था जब उन्होंने कहा था कि DDA ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, एक तो इनका कहना है कि 65 लाख नाम
बिहार से कटे और फिर भी एक भी घुसपैठिए का नाम चुनाव आयोग ने नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम कि घुसपैठियों का नाम चुनाव आयोग को बताना है या नहीं बताना है, लेकिन 65 लाख नाम कटे वहां पर और कोई भी घुसपैठिया नहीं गया। 58 लाख नाम यहां अभी तक कटे हैं, कोई भी घुसपैठिया है कि नहीं ये कैसे तय होगा? ये एक सवाल निखिल जैन उठा रहे हैं। निखिल जी, सबसे पहले तो इत्तेफाक से आप भी निखिल ही हैं, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है, खैर, तो मैं जैन साहब की बात कर रहा हूँ जो एडवोकेट भी हैं। इन्होंने बहुत ही सफाई से पॉलिटिकली अपनी बात रखी, बट अगर एज एडवोकेट अपनी बात रखते तो शायद ज्यादा बेहतर पब्लिक को समझ में आता, क्योंकि पब्लिक को समझ में आना है, सारे वकीलों को और वो सारे लोग जिन्हें कानून की जानकारी, उन्हें ये पूरी तरह से पता है कि घुसपैठिया कौन है, सिटीजन कौन है, ये आइडेंटिफाई करने का राइट होम मिनिस्ट्री के पास है और जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये राइट है कि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वो करेक्ट है या नहीं है, वो बंदा लाइव है या डेड है, वो बंदा 2 जगह पे वोट तो नहीं कर रहा है। ट्रू वोटर का आइडेंटिफिकेशन करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। हालांकि उसी एक्ट में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, यह लिखा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली जिनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है या जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, या गलत है तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके डिलीट करने का काम है वोट इलेक्शन कमीशन का। उसमें से जो लोग डिलीट होंगे उसमें से कितने घुसपैठिए हैं या कितने नहीं है, ये फिल्टर 1 हुआ। ये फिल्टर 2 में आएगा कि जब वो लोग अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे और उनके डॉक्यूमेंटेशन में जब कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो काम पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर जो है सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। इलेक्शन के पहले जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये टेम्परेरी व्यवस्था है, जस्ट टू फिल्टर आउट ट्रू वोटर कौन है। और इसको बहुत ही सफाई से ये कह देना कि इसमें गरीब है, साहब हमारे देश में देश के नागरिक के लिए वोटिंग का अधिकार है। अगर जिसके पास ट्रू वोटर नहीं है उसको अधिकार नहीं है। ये बात मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने बीएलओस को लगा करके उनको इनाम भी देना चाहिए कि जो जितने ज्यादा ढूंढ के लाएगा फर्जी वोटर, या ये कहें कि वो जो पोटेंशियल घुसपैठिए हैं उनको तो इनाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र साफ हो रहा। पर वहां पर क्या हो रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको घुसपैठिए में एक अपना वोट बैंक नजर आता है, एक धर्म नजर आता है, इस वजह से सारी राजनीति चल रही है। ये निखिल जी को भी पता है और दूसरे निखिल जी को भी पता है, हमें भी पता है, पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं लोग पॉलिटिकल रीजन से। ये सारे देश को पता है, इसीलिए बिहार ने अपना जजमेंट दिया कि एसआईआर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई और जगहों पर भी यही होगा अगर विपक्षी कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे देश में घुसपैठियों को वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, इस पर अपना जवाब दे निखिल जी। उससे पहले मैं एक चीज और जोड़ूं कि जो बात डॉक्टर कौशल कांत ने कही कि जो बीएलएज हैं दरअसल उनको तो इस बात के लिए इनाम दिया जाना चाहिए कि वो घुसपैठिए ढूंढ कर लाएं, अगर पोटेंशियल कोई ऐसा है तो उसको लेकर आना चाहिए। मैं बिहार के का चूंकि आपने एग्जांपल दिया, 65 लाख में से 65 वोटर भी ढूंढ कर नहीं ला पाए जो ये कहते कि जी हम वोटर हैं और हमारा नाम कट गया। तो अगर उल्टा अदर वे राउंड भी देखें तो पोटेंशियल वोटर्स भी तो नहीं ढूंढ के लाए। निखिल जी, सबसे पहले तो मेरे भाजपा के मित्र ने बहुत सही बात कही कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है, और चुनाव आयोग का काम केवल मतदाता की आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही कि चुनाव आयोग तो सिर्फ ये देखेगा ना कि आपके पास वोटर आईडी है या नहीं है तो आप वोट करिए। बिल्कुल सही बात है, मैं तो आपके साथ सहमति रखता हूं। अब प्लीज ये जाके ज्ञानेश कुमार जी को भी समझाइए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है उसके बाद भी नहीं मानेंगे आप नागरिक हैं और आपको वोट, आप मतदाता हैं। हम तब मानेंगे जब आप अपने पिताजी का बर्थ प्रूफ ले आएंगे या अपना बर्थ प्रूफ ले आएंगे या फिर पासपोर्ट ले आएंगे, जॉब प्रमाण पत्र ले आएंगे। ना हम राशन मानेंगे ना हम मतदाता कार्ड मानेंगे। बिहार में तो कह रहे थे कि आधार भी नहीं मानेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो आधार को तो खैर मानना पड़ा। और मेरे को कोई सहमति नहीं है उन लोगों से। सारे वोटर से मांगा जा रहा है क्या? सारे वोटर से मांगा जा रहा है या 2003 वाली लिस्ट वाली की बात है कुछ उसमें? थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करते चलिएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। निखिल जी, 2003 की वोटर लिस्ट में कौन होगा? जो 1985 से पहले पैदा हुआ होगा, वही होगा, ज़ाहिर-सी बात है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 40 साल से नीचे के जितने भी हमारे मतदाता हैं, वो तो 2003 की लिस्ट में हो ही नहीं सकते। कुछ-कुछ 40 बरस से ज़्यादा के होंगे, वो भी नहीं हो पाएँगे। तो उन सब से आपने बर्थ प्रूफ माँग लिया, आपने पासपोर्ट माँग लिया। इस देश में 1% जनता के पास पासपोर्ट है, पर मैं वो एक-एक डॉक्यूमेंट पे मैं जाऊँगा तो हमें पता है डिबेट छोटी है, हम बात पे पूरे निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाएँगे। मेरा छोटा-सा बात ये थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं रखता। मेरे भाजपा के मित्र ने बिल्कुल सही बताया सबको। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं इस पे। तो चुनाव आयोग आज नागरिकता तय करने की कोशिश क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि आप अपना वोटर आईडी लेके आइए, अगर आपके वोटर आईडी में कुछ गड़बड़ पाई गई तो हम आपको हटाएंगे, नहीं है तो आप नहीं, तो बिल्कुल वोट चुनाव दीजिए। आयोग आज कहाँ, तक देते रहे नागरिकता हैं तो कहाँ, दीजिए किस आगे भी। किस मामले में चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है? वो तो कह रहा है भाई अगर आप नागरिक हैं भारत के, अगर ये प्रूव होता है आपकी, तो आप, क्योंकि भाई पहला ही ये नियम है कि आप 18 नागरिकता वर्ष से प्रूव ऊपर हो कैसे और करेंगे? भारत के नागरिक हो। इसके बिल्कुल अलावा सही तो बात कोई है निखिल जी। जी, लेकिन आप नागरिकता प्रूफ कैसे करेंगे? बिकॉज़ एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट कहती है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का डेफिनिट प्रमाण नहीं है। भारत देश में आज की तारीख में पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड यही 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स माने जा सकते हैं शायद कि जो आपका नागरिकता का प्रमाण हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार तो हम सबको पता ही है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट तो कहती है पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो इस देश में नागरिकता का प्रमाण है क्या? जब किसी भी सरकार ने, ना मोदी जी ने ना उससे पहले की सरकारों ने कोई नागरिकता प्रमाण पत्र किसी को बांटा नहीं। तो आज हम अपने मतदाताओं से ये कैसे कहें कि आप अपनी आके नागरिकता प्रमाणित करें तभी आप जाके मत दे पाएंगे? तो विरोध आपका इन कहना है मुद्दों कि पर जो गरीब है, मजलूम है, जैसा कि शब्द आप लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं कि वंचित हैं, उन सब के जो वोट है वो काटे जा रहे हैं। दरअसल घुसपैठियों के पास भी वोटर लिस्ट, वोटर आई कार्ड हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके जो जो काटे जा रहे हैं नाम, वो बेचारे गरीबों के काट दिए जा रहे हैं, जो नहीं समझ पाते उनके काट दिए जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं शुरुआत से ही जी। निखिल जी, आपने बहुत ही सफाई से बात को घुमाया। ठीक है, आप पॉलिटिकल व्यू रख रहे हैं, पर ये नेशनल प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि हमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हुए ये डिसीजन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है वो भी पक्का प्रमाण नहीं है। आधार को सबसे पहले, आधार में जब बायोमेट्रिक हो रहा था कि आधार एक ऐसा नंबर होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तो विरोध किसने किया था? कांग्रेस के लीडर्स जो वकील हैं उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ हाँ सर, पढ़िए जा करके। आधार को जो माना गया था यूनिक, उसको भी कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया था। अब दूसरी बात आती है कि अगर पासपोर्ट भी पक्का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या पक्का प्रमाण है? हमारे सिटीजनशिप एक्ट में यही लिखा हुआ है कि एक एनआरसी होता है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, उसका एक एक्ट होता है जिसका नाम एनआरसी रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर में होगा, वही इस देश का नागरिक है। ये हमारा संविधान कहता है, और हमारा संविधान के डायरेक्टिव, सर बोलिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये गाइडेड है कि एनआरसी होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सारे सिटीजन का आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से हो सके। उसका भी विरोध कौन करता है? कांग्रेस करती है। तो मैं तो ये कहूंगा निखिल जी, आप वकील भी हैं और आप कांग्रेस को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अनुरोध करना चाहिए कि ट्रू आइडेंटिफिकेशन अगर एनआरसी के थ्रू हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी को डिमांड करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगनी चाहिए कि देश में सभी का एनआरसी होना चाहिए जिससे ट्रू आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब बात आती है कि अगर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो एक डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करे कि आप सिटीजन है या नहीं है, इसीलिए 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगी जाती है, जिससे कि क्यूमुलेटिवली हम ये डिसाइड कर सकें कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। इसी नागरिकता के तौर पे एक चीज और बता देता हूं निखिल जी, आप जाके पढ़िएगा। इटली का एक मुसोलिनी नाम का एक डायरेक्टर आया था हमारे देश में, जिसने आकर के यहाँ से एक उस समय एक्ट्रेस थी, उसको अपने देश में लेके गया और वहां जाकर के वो वहीं सेट हो गई, वहां की नागरिक बन गई। वहां की नागरिक बनने के बाद इटली के लोकल इलेक्शन बॉडी में, लोकल बॉडी का जैसे हमारे यहाँ एमसीडी का चुनाव, उसमें उसने इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट किया, तो उसका पार्टिसिपेशन रोक दिया गया, ये कहते हुए कि आप इटली की नागरिक तो हैं
पर आप इटली की बाई बर्थ नहीं है, यानी कि आप इटली की ट्रू नागरिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, और उनका इलेक्शन में नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। एक तरफ तो देश ऐसे हैं जहां पर आप कहां से बिलोंग करते हैं उसकी वजह से आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी जो हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है वो ये कह रही है कि हम किसी को भी आज सिटीजन बनाएं और कल उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। सर, हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल चीजों से उठ करके अगर हम देश की बात करेंगे कि देश मजबूत कैसा होगा, तो देश मजबूत ऐसे ही होगा कि जब हमारे देश में देश के अपने नागरिक पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन प्रोसेस में। वो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर, वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, पर कम से कम वो नागरिक तो होने चाहिए जो नॉन क्वेश्चनेबल ये हो कि वो भारत के नागरिक हैं। तो मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए कांग्रेस को डिफीट क्यों मिल रही है। आप समझदार मुझे लगते हैं, जैसा आपके साथ 2-4 बार हमारा इंटरेक्शन हुआ है, पॉलिटिकल जो कहते हैं ना ईवीएम हैक हो जाती है, एसआईआर में गड़बड़, ऐसा नहीं है सर। एक तरफ आप मोदी जी की पॉलिसीज को देखिए, बीजेपी की पॉलिसीज को देखिए, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी के बिहेवियर को देखिए और कांग्रेस के कैरेक्टर को देखिए। आप विदेश की धरती पर जाकर के देश के खिलाफ बात उठाएंगे, डेमोक्रेसी पे देश की सवाल उठाएंगे। आप हमेशा, आपने कभी ये नहीं कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ एक स्टेटमेंट तो दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट तो दिखा दीजिए कि हाँ घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। नहीं, आप घुसपैठियों के साथ खड़े रहते हैं। तो आपको अपने जो कहते हैं ना ईवीएम हैक होती, सर मोदी जी ईवीएम हैक नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भारत देश के नागरिकों का दिल हैक कर रहे हैं, और यही वजह है कि सब जगह बम्पर सरकार बन रही है। ईवीएम हैक नहीं हो सकती, पर देशवासियों का दिल हैक हो सकता है अगर आप ट्रू देशवासी की स्पिरिट के साथ अगर आप इलेक्शन में जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप सबसे पुराने और सबसे मजबूत और सबसे बड़े विपक्ष हैं, तो आपको देश को प्राइमरी रख के बात करनी चाहिए, ना कि किसी परिवार को। जी निखिल जी, बहुत सारे सवाल के जवाब आपको देने हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना समझना चाहेंगे, जब एक बहुत गंभीर तरह से ये चर्चा आगे बढ़ रही है, तो आरोप प्रत्यारोप के बजाय ये सीधे समझने की जरूरत है कि भाई एसआईआर जरूरी है कि नहीं। आप जरूरी उसको मानते हैं, तो क्या कोई वैकल्पिक तरीका भी है, जैसे सरकार या चुनाव आयोग कर रहा है, जैसे क्या आपको लगता है कोई और तरीका भी है इसका? होगा तो वही इसी तरह से। निखिल जी, जाहिर से एक और तरीका भी है। 2002 में भी इसी प्रकार की एक एक्सरसाइज हुई थी और उस समय 1 से 2 साल लगे थे इस एक्सरसाइज में। आप सिटीजन्स को टाइम दीजिए, बीएलओस को टाइम दीजिए। आप देखिए देश भर से खबरें आ रही हैं, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, लोग परेशान हो रहे हैं। आप खुला समय दीजिए नागरिकों को, सरकार के सिस्टम को, और आप करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन आप ऐसी हबड़ तबड़ मचाएंगे, उसमें बहुत लोगों के गलती से नाम छूटते हैं। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत भी करा था। ऐसे लोगों को खोजी पत्रकारों ने भी ढूंढा है। तो ऐसी बात नहीं है कि गलती से नाम नहीं कटे गए, गलती से हो या गलत मंशा से हो, जो भी है, लेकिन जिनके नहीं कटने चाहिए थे उनके नाम कटे हैं। दूसरी बात, एनआरसी का जिक्र करा मेरे भाजपा के मित्र ने। उन्हें एक चीज मैं बता दूं कि संविधान में एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जिक्र है, और उसमें भी 2004 दिसंबर में एक अमेंडमेंट करके ऐड करा गया सेक्शन 14A, जहां पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स का यूपीए सरकार ने ऐड करा। लेकिन उसके बाद 11 साल मोदी जी की सरकार रही है, उन्होंने एनआरसी नहीं बनाया। एनआरसी की जब पहली एक मुहिम चली, असम में चली, सुप्रीम कोर्ट के जांच पड़ताल में चली, तो पाया गया कि 19 लाख लोग असम में घुसपैठिए थे। उन 19 लाख लोगों में से 5 लाख मुसलमान समुदाय के पाए गए, 14 लाख हिंदू समुदाय के पाए गए। बीजेपी ने कहा नहीं नहीं, हम तो ये नहीं मान रहे एनआरसी को, अब हम एक दूसरा एक्ट लेके आएंगे जहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुसलमान धर्म के जितने भी लोग हैं उन सबको हम मानेंगे कि ये प्रताड़ित है और हम इन्हें नागरिकता देंगे। और उसके बाद अमित शाह ने जब कहा एनआरसी करेंगे, हम लोगों को निकाल देंगे, ना आज तक वो एनआरसी कर पाए, ना कितने ही लोगों को सीएए के अंडर और नागरिकता मिली, और आज आके वो कह देते हैं कि ये सारे लोग घुसपैठिए हैं। क्योंकि अभी तो भाजपा के मित्र कह देंगे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करने बैठे, तो अगर हिंदू मुसलमान नहीं करने बैठे तो बांग्लादेश से आने वाले हिंदू भी घुसपैठिए हुए, मुसलमान भी हुए, या तो इन्हें बोलना पड़ेगा कि खाली मुसलमान घुसपैठिए। अब बात इन्होंने ईवीएम हैकिंग की बात करी, ईवीएम हैकिंग तभी कहेंगे निखिल जी, घुसपैठिए तभी कहेंगे जब बॉर्डर किसी अवैध तरीके से क्रॉस करके अगर कोई आ रहा है तो घुसपैठिया है। अगर आकर वो शरणार्थी के तौर पर, अगर शरणार्थी के तौर पर शरण मांगता है और सरकार उसको परमिट देती है तो वो शरणार्थी होगा। बहरहाल मैं अभी इसका जवाब, इसका दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर देता हूं। जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं डॉक्टर कौशल कांत से लूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, ये मामला इतना आसान सीधे सीधे दिखता है, या आपको लगता है कि सचमुच घुसपैठ जो है एक राष्ट्रीय समस्या है, या इस पर एक सियासत हो रही है चुनावों में स्कोर करने के लिए?
देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि घुसपैठ पे भी बात हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज को कारपेट के अंदर जो भी ये था गर्द, उसको दबाया हुआ था। असम के केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं। आईएमडीटी एक्ट को जिस समय में की बात चली, जिस समय उसको लगाया गया और जिस तरह से निरस्त किया गया, उसके बाद ये चीज बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे आ गई थी। जिस समय एनडीए की सरकार नहीं भी थी, उस समय भी वहां से आप गवर्नर के और बाकी जो एजेंसीज की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें घुसपैठ की बात थी। घुसपैठ की बात देश के अन्य राज्यों में भी निकल करके आई है। तो ये एक गंभीर समस्या है और ये अच्छी बात है कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार इस पे खुलकर के बात कर रही है। किसी भी देश में अगर आप शरणार्थी होकर के आते हैं तो उसके तरीके अलग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया एसआईआर के मामले में, और रोहिंग्या के मामले में किसी ने अपनी दरख्वास्त फाइल की थी। उस ऑब्जर्वेशन पे भी अब आलम ये है कि कई मतलब इंटॉलरेंस का या सिर्फ अपनी बात कहने का, ये जो लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम है कि वो जज पे मतलब वो सारे लोग लग गए, और कई पुराने जो भी मतलब कोट अनकोट नामचीन लोग होते हैं जुडिशरी के भी कई लोग उन पे ये ऑब्जर्वेशन देने के खिलाफ लग गए। तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि आप घुसपैठ के खिलाफ बोले, अगर आप बोले कि हाँ, अगर उनको आइडेंटिफाई करें या उनको बाहर किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं बख्शा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन देने के लिए, और ऑब्जर्वेशन क्या था कि कोई इस तरह का कानून है जहां उन्हें शरणार्थी, या कहीं कोई सरकार का वर्ड है जिन्हें शरणार्थी दिया जाए। आप एक सिस्टम देखिए, एक अगर रोहिंग्या को बाहर किया जाता है या किसी घुसपैठियों को बाहर किया जाता है, पता नहीं कहां से ये नामचीन वकील मतलब सारे उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मुझे ये चीज बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है कि हम आप अगर एक कोर्ट केस करने जाएं, सामान्य सा कोर्ट केस, तो उसके पहले आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को देख करके 50 बार सोचते हैं, और वहां एक से एक नामचीन कैसे वकील खड़े हो जाते हैं देश में। ये भी चीज बड़ी अचरज सी बात होती है। ये अच्छी बात है कि एसआईआर के माध्यम से भी कई वो डिसएनफ्रेंचाइज हो रहे हैं। अब देखिए, ये जो कतार लगती है उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चला, बहुत सारे और भी केसेस फाइल हो गए हैं, मतलब पता नहीं कितना लेंदी प्रोसेस हो गया है उसको समझना समझाना। तो खैर, एक उसमें काफी लंबे समय से डिबेट चल ही रहा है। बिहार में सफल तरीके से एसआईआर हुआ, कम ही समय में हुआ। मैं भी बहुत स्केप्टिकल था जिस समय बिहार में 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट होना था, बहुत स्केप्टिकल था। फिर वहां हुआ, चुनाव हुए, उसके बाद कोई ऐसी इशू आई नहीं कि उसमें गड़बड़ी हुई। बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर ये सवाल तो बार बार उठाया जाएगा कि भाई जब एसआईआर हो रहा है तो ये भी तो समझने की जरूरत है कि ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही हो रहा है। इसके तरीकों पर जरूर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन इसके औचित्य पर तो कम से कम सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये चर्चा फिलहाल हम आज यहीं रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। अपने सभी खास मेहमानों का धन्यवाद करेंगे, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका, एडवोकेट निखिल जैन आपका, और संजय जी आपका भी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जी राम जी बना कानून और जारी है सियासी रार। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हींग मसाला। मसाले सच MDH। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cashews. डाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा,
गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात होगी विकसित भारत जी राम जी बिल नहीं कानून, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अब कानून बन गया है। लेकिन सियासी घमासान इस पर जारी है लगातार। कांग्रेस इसको गरीब विरोधी बता रही है, तो बीजेपी पूछ रही है तर्क क्या है आपके पास, आप बताइए कैसे, क्योंकि अब ग्रामीणों को जो 100 दिन का रोजगार था उसकी 125 दिन की गारंटी हो गई है, और अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो भत्ता मिलेगा। इन सारी गारंटी के बीच में विकसित भारत बनाया जा रहा है, और वो भी ग्रामीण को यानी गांवों के विकास के जरिए, और इस बात की गारंटी दी जा रही है। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन यह सियासत है, इसलिए थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी अधिनियम 2025 कानून बन गया। विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यही नहीं, अगर समय पर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और ज्यादा मजबूत किया गया है, और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी कानूनी प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि यह कानून पुराने मनरेगा अधिनियम की जगह एक आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य उन्मुख ढांचा लेकर आया है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है स्थानीय नेतृत्व को शक्ति। अब योजना बनाने और काम तय करने की अगुवाई ग्राम सभा और पंचायतें करेंगी, यानी दिल्ली से नहीं गांव से विकास की दिशा तय होगी। जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका आधारित गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे कार्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 1,51,282 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की है, ताकि रोजगार के लिए धन की कोई कमी ना रहे और गांव का समग्र और सतत विकास हो सके। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी स्टाफ समय पर वेतन पाकर पूरी क्षमता से काम कर सकें। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। यह कानून भले ही गांव गरीब के हित की बात करता हो, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां और कायदे हैं। शायद यही वजह है कि इस कानून को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के विरोधी सुर कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह कानून गरीब विरोधी है, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने तो 100 दिनों के अधिकार के भी खत्म होने की आशंका जताई। मनरेगा is lifeline for the poor. A new act I condemn, and it is only helping the government, and he has also increased the contribution of the state. आज आम लोगों को ये काम करने की जो संवैधानिक अधिकार वो छीना जा रहे हैं, और मनरेगा के नाम बदलकर जी राम जी नामक एक योजना लाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि विरोध के पीछे ठोस तथ्यों की नहीं, राजनीतिक असहजता की वजह ज्यादा है। चूंकि पहली बार ग्रामीण मजदूर को ज्यादा दिन का काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा जवाबदेही इस कानून के दायरे में मिल रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया है और विरोध लाजिमी है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा।
और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी कानून गरीब कल्याण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव विकसित होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे और हर हाथ को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ज्यादा काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा संसाधन किसी भी सूरत में गरीब विरोधी हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि यूनुस पर क्यों भड़की तस्लीमा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर बांग्लादेश से, जहां पर हिंसा का दौर जारी है। तमाम सारे राहजनी से लेकर के हत्या का दौर जारी है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू लगातार वहां निशाने पर है। और आप ये देख रहे हैं कि जब से वहां पर यूनुस की सरकार आई है, उसके बाद से कोई भी अव्यवस्था होती है या कोई भी अराजकता होती है तो निशाना हिंदुओं को बना लिया जाता है। और इस बार फिर वही दौर जारी है। आपने देखा होगा कि दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की किस तरह से निर्मम हत्या की गई, लेकिन यूनुस सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस बीच बांग्लादेश के चटगांव का जो वीजा सेंटर था वो भारत ने बंद कर दिया है और भारत में भी इस पूरी हिंसा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद जिस तरह से यूनुस सरकार ने चुप्पी साधी है, हैरान कर देने वाली है। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के मामले में रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि RAB ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। RAB ने एक बांग्लादेशी अखबार को बताया कि दीपू पर लगाए गए ईशनिंदा के आरोप बेबुनियाद थे और उसने किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किया था। दीपू चंद्र के साथ काम करने वाले सहयोगियों ने भी ऐसी किसी बात से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस के पास ना तो कोई प्रत्यक्ष सबूत है और ना ही ऐसा साबित हो पाया है कि मृतक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी की थी। हिंदू युवक की हत्या के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सरकार ने आंखें मूंद ली है।
इस मामले पर बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाते हुए लिखा, पूरे देश में लोग जिहादी हादी के लिए रो रहे थे। किसी ने उस निर्दोष गरीब हिंदू युवक की ओर तो देखा तक नहीं जिसे जिहादियों के एक गिरोह ने पीट पीट कर और जलाकर मार डाला। दीपू चंद्र दास के परिवार की चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। यूनुस सिर पर टोपी पहने जिहादी के अंतिम संस्कार में गए और जोर जोर से विलाप किया, लेकिन उन्होंने दीपू की इस भयानक हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं की खबर विदेशी मीडिया में फैली तो यूनुस ने दिखावे के लिए तुरंत पुलिस को कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार बताकर पेश किया। यूनुस अच्छी तरह से जानते हैं कि उन 10 लोगों का क्या हुआ, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। निर्दोष बताकर अपराधियों को चुपचाप रिहा कर दिया जाएगा। क्या इस देश में कभी किसी मुसलमान को किसी हिंदू की हत्या के लिए सजा मिल पाई है? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंदुओं पर हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांग्लादेश में 2024 के दौरान 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200, 2023 में 302 और 2022 में 47 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। ये बहुत ही चिंताजनक है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़े, हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ, अल्पसंख्यकों के पवित्र धर्मस्थलों पर हमलों में भी वृद्धि देखने को मिली। गौरतलब है कि जिहादियों की अगुवाई कर रहे उस्मान हादी की मौत के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। इसी बीच दीपू चंद्र के बारे में बात फैली, लोग उसे निकालने के लिए फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। फैक्ट्री के लोगों ने फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के भालुका इलाके में कथित इश्निंदा के आरोप में उग्र भीड़ ने दीपू की नृशंस हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उससे पहले उसे जमकर पीटा गया, इसके बाद उसके शव को एक पेड़ से टांगकर आग के हवाले कर दिया गया। सबसे भयावह बात यह थी कि इस दौरान वहां पर हजारों लोगों ने अपने फोन से इस घटना की वीडियो बनाते रहे। इस बीच बांग्लादेश की मीडिया में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। एमईए ने स्पष्ट किया कि कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है और उच्चायोग की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग दोहराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दक्षिण अफ्रीका में हिंसा। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ए कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर दक्षिण अफ्रीका से, जहां बढ़ती हिंसा की एक और भयावह घटना सामने आई है। रविवार तड़के जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 9 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से इस घटना में घायल हो गए। यह घटना शहर के करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित सोने की खदानों वाले गरीब कस्बे वेंकर्सडाल में हुई। प्रांतीय पुलिस उपायुक्त मेजर जनरल फ्रेंड कैकाना ने बताया है कि तड़के करीब 1 बजे हमलावर एक बार में घुसे और बिना किसी उकसावे के मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। हमलावरों के पास पिस्टल और एक हमलावर के पास AK-47 राइफल भी थी। गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए और भागने के दौरान वो मारे गए। हमलावरों ने भागते हुए लोगों पर भी फायरिंग जारी रखी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने के बाद उनकी तलाशी ली और मोबाइल फोन सहित कीमती सामान लूट लिया। मृतकों में एक ऑनलाइन कैब सेवा का चालक भी शामिल है, जो वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने इसे पूरी तरह से आपराधिक कृत्य बताते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और किस तरह से ये इस तरह से वहां पर चीजें हो रही हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ज्यादा संगठित नेटवर्क अपराध भ्रष्टाचार से जूझ रहा है दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका में जो हिंसा हुई है वो संगठित अपराध का भी नतीजा है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया में सबसे ज्यादा हत्या दर वाले देशों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां का क्राइम है। अप्रैल से सितंबर के बीच हर दिन औसतन 63 लोगों की हत्या हो जाती है। हाल की करीब की सबसे घातक घटना सितंबर 2024 में घटी थी। अगर आपको लगता है कि यह सबसे घातक घटना है तो इससे भी पहले की घटना थी, जो पूर्वी केप प्रांत में एक घर के 18 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सितंबर 2024 में। 16 दिसंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में दिन दहाड़े रेडियो प्रेजेंटर डीजे वारस की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी। 6 दिसंबर 2025 को प्रिटोरिया में हथियारबंद हमलावरों ने 3 बच्चों समेत 12 लोगों की हत्या कर दी। 3 बच्चे भी इसमें शामिल थे। 5 दिसंबर 2025 को भ्रष्टाचार के चर्चित मामले में गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में हिंसा जो है उसका दौर लगातार बीच बीच में आता रहा है और संगठित अपराध जो है वो वहां की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और यहां इसके बाद आपको दिखाएंगे खबरें जल्दी जल्दी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। बढ़ता है खेल
उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आपको रूबरू कराएंगे दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तो आप डालिए इन खबरों पर नजर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरावली पहाड़ियों को लेकर हो रहे विरोध को केंद्र सरकार ने भ्रामक बताया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली के 90% पहाड़ों की सुरक्षा की जाएगी। भूपेंद्र यादव ने बताया कि कुछ YouTube चैनल ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये झूठ है। सरकार ग्रीन अरावली के समर्थन में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जल्द ही पूरे देश को दिखाएगा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कैसे किया जाना चाहिए, और उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए बिहार के SIR को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। उन्होंने बिहार के BLO को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मानक स्थापित करने के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट को पेश किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और पिछड़े वर्गों से किए गए वादों पर जवाब मांगा है।